नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे जिसमें ये हमारी 18वीं क्लास है और अभी हम लोग फोर्थ पेपर की सेकेंड यूनिट रिवाइज कर रहे हैं परामर्श। और यूनिट सेकेंड में ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे परामर्श के सिद्धांत और घटक, इसके बाद परामर्श के प्रकार जिसमें हम निदेशात्मक परामर्श, अनिदेशात्मक परामर्श और लास्ट में सर्वग्राही परामर्श की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले देखते हैं परामर्श के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श की प्रक्रिया किस तरह से चलती है ये हमें बताते हैं परामर्श के सिद्धांत। परामर्श की प्रक्रिया विभिन्न सिद्धांतों पर निर्भर करती है जिनमें प्रमुख निम्न है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला है आत्मज्ञान का सिद्धांत, नेक्स्ट है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, ठीक है, परस्पर सहयोग का सिद्धांत। अगला है आत्म स्वीकृति का सिद्धांत और आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। लास्ट है सामाजिक समायोजन का सिद्धांत। एक एक को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला है आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है, जो भी परामर्श प्रार्थी है, उसको उसकी अंतर्निहित शक्तियों के बारे में ज्ञान कराना, आत्म का, अपने आप का ज्ञान कराना परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। तो परामर्श प्रक्रिया तभी सही तरह से चलती है जब परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का सम्मान करे और परामर्श प्रार्थी है वो परामर्शदाता का सम्मान करे। यानी कि परामर्श की प्रक्रिया एक दूसरे के सम्मान पर आधारित होती है। इसके बाद है परस्पर सहयोग का सिद्धांत। तो इसमें भी वही बात है कि परामर्श प्रक्रिया एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है, चाहे वो परामर्शदाता का सहयोग हो, चाहे वो परामर्श प्रार्थी का हो। इसके बाद है आत्म स्वीकृति का सिद्धांत। तो परामर्श प्रक्रिया को सही तरह से चलाने के लिए आत्म स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है, चाहे वो परामर्शदाता की हो, चाहे वो परामर्श प्रार्थी की हो। इसके बाद है आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। आत्मनिर्देशन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि परामर्श प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए जो व्यक्ति है या छात्र है वो अपने आप का निर्देशन करने लगे, आगे उसको परामर्श की जरूरत ना पड़े। हालांकि परामर्श जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन परामर्श का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति या छात्र का आत्मनिर्देशन करना, वो अपने आप में निर्देशित होने लगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट है सामाजिक समायोजन का सिद्धांत। तो सामाजिक जो हमारा वातावरण है उसमें किस तरह से हम अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर पाएँ, ठीक है, अपनी समस्याओं को सॉल्व करके, ये जो है सामाजिक समायोजन का सिद्धांत बताता है कि परामर्श प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख घटक या अंग, किन किन पर परामर्श की प्रक्रिया निर्भर करती है। तो परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख घटक निम्न हैं। सबसे पहला है परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्त करता। जो परामर्श प्राप्त करता है वो परामर्श प्रार्थी या परामर्श प्राप्त कहलाता है। दूसरा है परामर्शदाता, परामर्श देने वाला। और तीसरा है समस्या या उद्देश्य का निर्धारण। जब तक कोई समस्या नहीं होती है तब तक कोई भी परामर्श नहीं लेता है, क्योंकि परामर्श और निर्देशन दोनों ही समस्या केंद्रित प्रक्रिया हैं। तो परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख 3 घटक होते हैं, एक तो परामर्श लेने वाला, एक परामर्श देने वाला, और तीसरा घटक जो होता है समस्या। कौन सी समस्या है, किस पर आपको परामर्श दिया जा रहा है, क्योंकि जो परामर्श है वो समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक कोई भी परामर्श नहीं लेता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट आते हैं परामर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो छात्र या व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए दी गई सहायता परामर्श है, क्योंकि परामर्श जो है समस्याओं के समाधान के लिए ही दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी की समस्याएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए परामर्श भी अलग अलग तरह से दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी की समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः परामर्श भी अलग अलग तरह से देना पड़ता है। परामर्श के प्रमुख प्रकार निम्न है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही परामर्श के प्रमुख जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, निदेशात्मक परामर्श, अनिदेशात्मक परामर्श और सर्वग्राही परामर्श। या निदेशात्मक परामर्श को हम निर्देशीय परामर्श भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग। दूसरा है अनिदेशात्मक परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और तीसरा है सर्वग्राही परामर्श, समन्वित परामर्श, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तीनों को हम अभी समझेंगे। सिंपल आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जो निदेशात्मक परामर्श है इसमें मेन बात ये है कि ये परामर्शदाता पर फोकस करता है, परामर्शदाता केंद्रित है। यानी कि जो इसमें परामर्श प्राप्त करता है उसको अपने विचार रखने का पूरा हक नहीं होता है, पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन जो अनिदेशात्मक परामर्श है वो निदेशात्मक परामर्श का बिल्कुल उल्टा है।
ये है परामर्श प्रार्थी केंद्रित, ठीक है। निदेशात्मक परामर्श जो परामर्श दाता केंद्रित था, इसका उल्टा है अनिदेशात्मक परामर्श। ये है परामर्श प्रार्थी केंद्रित, जो परामर्श प्राप्त करता है उसको केंद्र में रखकर जो परामर्श दिया जाता है वो होता है अनिदेशात्मक परामर्श। इसमें परामर्श प्रार्थी को अपने विचार रखने की पूरी छूट होती है। इसके बाद तीसरा आता है सर्वग्राही परामर्श, समन्वित परामर्श, यानी कि दोनों के बीच का, जिसमें ना तो परामर्श दाता ना तो परामर्श प्रार्थी किसी को भी केंद्र में नहीं रखा जाता है, ठीक है। दोनों का मिला जुला रूप होता है सर्वग्राही या समन्वित परामर्श, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। अब एक एक की हम बात अलग अलग करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला है निदेशात्मक परामर्श या निर्देशीय परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस परामर्श के प्रवर्तक देने वाले मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर E.G. विलियमसन थे। निदेशात्मक परामर्श परामर्श दाता केंद्रित है, ठीक है। जो परामर्श देने वाला है उसको केंद्र में रखकर ये परामर्श दिया जाता है। इसमें जो परामर्श प्रार्थी है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। के फोकस किस पर करता है? परामर्श दाता पर। तो इस परामर्श के प्रवर्तक देने वाले मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर E.G. विलियमसन थे। निदेशात्मक परामर्श परामर्श दाता केंद्रित परामर्श है, क्योंकि इसमें परामर्श दाता को अधिक महत्व दिया जाता है और परामर्श प्रार्थी को गौड़ स्थान दिया जाता है, दूसरे नंबर का स्थान दिया जाता है। इस परामर्श में परामर्श दाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करता है। जो परामर्श दाता है वो पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग चलाता है परामर्श प्रार्थी को, क्योंकि परामर्श प्रार्थी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके विचारों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उसको दूसरे नंबर का स्थान दिया जाता है, गौड़ स्थान दिया जाता है, फोकस किया जाता है परामर्श दाता पर। अब इसके बाद दूसरा है अनिदेशात्मक परामर्श या अनिर्देशीय परामर्श, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जो कि निदेशात्मक परामर्श का उल्टा है। मेन बात इसमें क्या है कि ये परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श है, ठीक है, ये वाला परामर्श दाता था। तो अनिदेशात्मक परामर्श परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श है। इसके प्रतिपादक कार्ल आर रोजर्स हैं। इसमें परामर्श प्रार्थी अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श है। तो इसमें परामर्श प्रार्थी परामर्श जो प्राप्त करता है वो अधिक सक्रिय रहता है और परामर्श दाता बिल्कुल उदासीन रहता है, यानी कि परामर्श दाता आराम से बैठकर परामर्श प्रार्थी की समस्या को सुनता है। इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण है, अच्छा है, ठीक है। अनिदेशात्मक परामर्श इसीलिए अच्छा माना गया है। तो इसमें परामर्श प्रार्थी अधिक सक्रिय रहता है और परामर्शदाता उदासीन रहता है। परामर्श प्रार्थी को अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है अनिदेशात्मक परामर्श में। इसके बाद तीसरा आता है सर्वग्राही परामर्श, समन्वित परामर्श, ठीक है, इक्लेक्टिव काउंसलिंग, जो कि दोनों के मिडिल का होता है। इसमें ना तो परामर्शदाता को केंद्र में रखा जाता है, ना तो परामर्श प्रार्थी को केंद्र में रखा जाता है। इस परामर्श के प्रतिपादक थॉर्न है। ये परामर्श निदेशात्मक और अनिदेशात्मक का समन्वित रूप है, दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें ना तो परामर्श दाता को और ना ही परामर्श प्रार्थी को प्रमुख स्थान दिया जाता है, बल्कि बीच का मार्ग अपनाया जाता है। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर किसको किस तरह का परामर्श देना है ये डिपेंड करता है। इसीलिए परामर्श के 3 प्रकार बताए गए हैं: निदेशात्मक परामर्श, अनिदेशात्मक परामर्श और सर्वग्राही परामर्श। तो इसमें ना तो परामर्श दाता और ना ही परामर्श प्रार्थी को प्रमुख स्थान दिया जाता है, बल्कि बीच का रास्ता अपनाया जाता है, बीच का मार्ग अपनाया जाता है। परामर्श दाता और परामर्शग्राही दोनों को बराबर स्थान देने की वजह से ये अत्यंत लोकप्रिय परामर्श है, ठीक है, अत्यंत लोकप्रिय और उपयोगी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निर्देशन और परामर्श में अंतर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा वीडियो बना